बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेन के लिए भी कोई कानून आए, जो मेरे भाई के साथ हुआ वैसे बहुत सारे लोगों के साथ इस देश में हो रहा है। कानून व्यवस्था के अंतर्गत कोई काम नहीं होता है। गाढ़े सलेटी रंग की शर्ट पहने और सिर पर हेडफोन लगाए अतुल सुभाष ने अपनी जान देने के पहले जब 80 मिनट का वीडियो बनाया तो एक बात बहुत प्रमुखता से कही कि मेरी अस्थियां गटर में बहा देना। जिसने भी अतुल का वो वीडियो देखा या उनकी आखिरी चिट्ठी पढ़ी, सबने एक निष्कर्ष ज़रूर निकाल लिया। अतुल किसी किस्म की सहानुभूति नहीं चाहते थे। उन्होंने एक बात बारहा दोहराई थी कि उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी निकिता और निकिता के घर वालों को कुछ नहीं मिलेगा। गोया अतुल को अपनी जान देने में बदला लेने का एक जरिया दिखा हो। लेकिन जब ये मामला प्रकाश में आया तो सोशल मीडिया पर कई किस्म की बहसें शुरू हो गईं। पुरुषों के एक हिस्से ने कहा कि उन्हें भी ऐसा ही झेलना पड़ा। ये एक किस्म का नया #MeToo मूवमेंट था। किसी एक हिस्से ने कहा कि कानून का डिज़ाइन ही ऐसा है कि डाइवोर्स के केसेस में पुरुषों को भुगतना पड़ता है। एक हिस्से ने अतुल की पत्नी निकिता की कंपनी में मेल लिखना शुरू कर दिया ताकि उन्हें नौकरी से निकाला जा सके। सब अलग अलग तरीकों से न्याय मांग रहे थे क्योंकि अतुल जाने के पहले कह गए थे कि जस्टिस इज ड्यू। आज के लल्लन टॉप शो में हम इस घटना के कुछ और अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। क्या ऐसे और भी केस प्रकाश में है जहां न्याय प्रणाली इस कदर सवालों के घेरे में है? क्या देश के कानून और संविधान में कुछ बुनियादी समस्या होने की संभावना है जिसका फायदा विवाह में शामिल एक पार्टी को मिलता है और एक पार्टी को नहीं? क्या जस्टिस सिस्टम में सुधार किए जाने की ज़रूरत है? इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। ये जवाब इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि इस समाज का एक व्यक्ति नहीं रहा और उस व्यक्ति ने जाने से पहले हमारी पूरी व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाए हैं। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। तो भीतर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि क्या है नहीं है। एकाएक हम लोग को खबर गई है कि वो अपना पूरा मेल वगैरह हमारे छोटे लड़के को रात में किया है 1:30 बजे 2 बजे, हमारे पास 3 बजे उसका फोन आया है। उसके बाद हम लोग कैसे कैसे करके वहां से पटना आए हैं, एयरपोर्ट पटना से बेंगलोर पहुंचे 4 बजे शाम में। ये हैं पवन कुमार सुभाष। पवन के बेटे अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को बेंगलुरु में अपनी जान दे दी। अपने इस बयान में पवन बता रहे थे कि अतुल की जान इसलिए भी गई क्योंकि उनके तलाक के मुकदमे के समय होने वाले मध्यस्थता यानी मीडिएशन की कार्रवाई में गड़बड़ियां हुई थीं। साथ ही मीडिएशन कानून सम्मत तरीके से नहीं हुआ था, ऐसा भी इल्ज़ाम उन्होंने लगाया। 10 दिसंबर को अतुल का अंतिम संस्कार हुआ। दाह संस्कार के बाद अतुल के भाई और उनकी मां ने भी मीडिया से बात की और नए सिरे से इल्जाम लगाए। बच्चे को इंसाफ भी दिला दीजिए, बस मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरा घर बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गई। मेरा बेटा चला गया पूरे देश के लिए करके। उसने अंतिम इच्छा ये लिखी है कि अगर मैं सिस्टम से और इन सब चीज़ों से जीत गया तो मेरी अस्थियाँ गंगा में बहाई जाए। अगर मैं इस सिस्टम से हार गया तो कोर्ट के बाहर जो गटर हो उसमें मेरी अस्थियाँ बहा दी जाए। वहीं अतुल के दोस्तों के भी बयान सामने आए। Atul was facing matrimonial issues, and if you follow the media, there were like 9 cases put by his wife, and because of that, he was going through tremendous stress. But if this particular video, if you have seen, and notes that he have made, it doesn't seem that he was depressed. It seems that he did it out of a sense of harassment that he was facing from the system. इसके बाद अतुल के भाई की तहरीर पर बेंगलुरु पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इस मुकदमे में अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, भाई अनुराग सिंघानिया और चाचा सुरेश सिंघानिया को नामजद किया गया। इन सभी पर प्रताड़ना और उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया। This issue, his brother has given a complaint in Martali police station. The family members of his wife and their relatives demanded money for settling these issues. Based on that, we have registered a abatement for suicide
under 108 of BNS in Martali PS. Investigation is ongoing. अब जौनपुर चलते हैं। अतुल की पत्नी निकिता यहीं की रहने वाली थीं और दोनों के बीच में अलगाव होने के बाद अतुल निकिता का 4.5 साल का बच्चा जौनपुर में ही अपनी मां और अपने मां के घर वालों के साथ रह रहा था। अतुल की खबर आने के बाद जब मीडिया कर्मी निकिता और उनके घर वालों का पक्ष जानने पहुंचे तो ये दृश्य सामने आए। कुछ देर बाद बयान सामने आया है निकिता की मां निशा सिंघानिया का। उन्होंने कहा कि अतुल ने यह कदम फ्रस्ट्रेशन में उठाया है। उनकी बेटी पर गलत तरीके से इल्जाम लगाए जा रहे हैं और वो जल्द सारे सबूत सामने रखेंगी। ग्राउंड पर मौजूद पत्रकारों ने बताया कि अतुल के ससुराल जौनपुर में दिन में क्या गतिविधियां रहीं। हमने अतुल सुभाष की सासू मां निशा सिंघानिया से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि वो उनकी बेटी के साथ अतुल उनकी बेटी के साथ मारपीट करता था, उठक बैठक कराता था, उनके सामने भी मारा पीटा, जिसके बाद वो टिकट करा करके वापस चली आई। हालांकि इस बात के बाद निशा सिंघानिया ने मीडिया को भी चेतावनी दी कि इनमें से एक भी लाइन खबर के लिहाज से नहीं जानी चाहिए, नहीं तो बहुत गलत होगा। हमने आपको कल के ललन टॉप शो में बताया था कि जौनपुर की फैमिली कोर्ट में अतुल और निकिता के तलाक का मुकदमा चल रहा था। अतुल ने अपने आखिरी नोट में आरोप लगाए थे कि तलाक और बच्चे से मिलने देने के लिए निकिता और उनका परिवार पैसे मांग रहे हैं। अतुल ने कहा कि उसने अपने केस की सुनवाई के लिए 40 से ज्यादा बार बेंगलुरु से जौनपुर की यात्रा की। कुछ मौकों पर तो सुनवाई ही नहीं हुई। अतुल ने जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक और उनके पेशकार माधव पर घूस मांगने के आरोप लगाए। कहा कि घूस देने से इनकार करने पर फैमिली कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया जिसका पालन करना अतुल के लिए नामुमकिन था। अतुल के क्या इल्जाम थे वो आपको ललन टॉप शो के उस एपिसोड में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी सुनते हैं अतुल के केस की सुनवाई कर रहे, पैरवी कर रहे वकील को, जो ज्यादा जानकारियां शेयर कर रहे हैं। देखिए, न्यायालय पे अगर उन्होंने ऐसी कोई चीज कही है तो वह गलत है। न्यायालय में बहुत से मामले आते हैं और न्यायालयों में, हमारे जौनपुर जिले में न्यायालय हमारी ओवरबर्डन है, बहुत काम है। और न्यायालय मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि जो पत्रावली पे जो साक्ष्य होता है उन्हीं के आधार पर दिया जाता है, वहां पे न्यायालय का कोई दोष नहीं। अतुल ने इल्जाम लगाया कि उन्हें और उनके परिवार पर बार बार झूठे केस लगाए जा रहे थे। अतुल सुभाष और उनके परिवार पर निकिता सिंघानिया ने कुल 9 केस दर्ज करवाए थे। हालांकि इनमें से कई केस निकिता ने यह कहकर वापस ले लिए कि उनकी जानकारी नहीं थी उन्हें, या वकील ने बिना उनकी मर्जी के केस फाइल किया था। लेकिन जिस केस की प्रक्रिया आज भी लंबित है वो क्या था और अतुल सुभाष पर क्या आरोप लगाए गए थे। 24 अप्रैल 2022 निकिता सिंघानिया ने जौनपुर कोतवाली में क्राइम नंबर 115/2022 पर आईपीसी की धारा 498, 323, 504, 506 और दहेज प्रथा अधिनियम की धारा 3 और 4 में एफआईआर दर्ज करवाई। इसमें अतुल सुभाष के साथ अतुल की मां मंजू देवी और पिता पवन और छोटे भाई विकास को भी नामजद किया गया। इस एफआईआर में कहा गया था कि 26 अप्रैल 2019 को अतुल और निकिता सिंघानिया की शादी वाराणसी के होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल में हुई थी। शादी के बाद से ही अतुल और उनका परिवार 10 लाख रुपए दहेज में मांगने लगा। पति शराब पीकर मारपीट करता था। पति पत्नी के रिश्तों में हैवानियत की जाती थी। नौकरी पेशा निकिता की सैलरी को पति अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेता था। 16 अगस्त 2019 को सास और ससुर ने निकिता के जौनपुर में स्थित मायके में जाकर 10 लाख रुपए मांगे, जिसके चलते अगले ही दिन 17 अगस्त को 2019 की तारीख 17 अगस्त को निकिता के पिता की मौत हो गई। लोगों के समझाने पर अतुल निकिता को बेंगलुरु लेकर गया। साथ में निकिता की मां निशा भी थी। 17 मई 2021 को अतुल ने निकिता और उसकी मां के साथ मारपीट की, फ्लैट से बाहर निकाल दिया। पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने कपड़े और डॉक्यूमेंट्स निकिता को दिलवाए, जिसके बाद वो अपनी मां और बेटे को लेकर मायके चले आए। ये इल्जाम है। तो ये वो मुकदमा था जिसने आखिरी दम तक अतुल को परेशान किया था। अतुल का केस सामने आने के बाद कई सारे केस सामने आए हैं जिसमें लोगों ने कमोबेश ऐसी ही कहानियां सुनाई हैं। आपको सबसे पहले बताते हैं अपने एक साथी की कहानी। फरवरी 2020 में मेरी शादी हुई। मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया। मैं और मेरी पत्नी हमारे घर पर ही थे। जून 2020 में लॉकडाउन में ढील दी गई तो मेरी पत्नी अपने मायके गई। जिस समय वो गई उस समय वो हमारे संतान की मां बनने वाली थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद
मेरी पत्नी ने कहना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। उसके घर वालों ने भी इल्जाम लगाए कि मैं उसका ख्याल नहीं रखता। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने कानूनी रूप से अलग होने की अर्जी डाल दी। इस अर्जी में उन्होंने मुझ पर हर महीने 45,000 रुपए का गुजारा भत्ता देने का दबाव डाला। ये मेरे लिए संभव नहीं था। फिर उन्होंने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर दहेज मांगने और घरेलू हिंसा का झूठा आपराधिक मुकदमा दर्ज करा दिया। इस दौरान मेरे संतान का भी जन्म हो चुका था, लेकिन मेरी पत्नी ने बेटे से मुझे मिलने नहीं दिया। ये सारे काम इसलिए किए जा रहे थे क्योंकि मैं उन्हें हर महीने ज्यादा से ज्यादा रुपए गुजारे भत्ते के रूप में दिया करूं। आखिर में मेरी पत्नी के परिवार को मुझे 10 लाख रुपए देने पड़े, तब जाकर ये केस सेटल हो सका। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से हमारे एक दर्शक ने भी अपनी एक कहानी सुनाई। उनकी बहू ने शादी के 2 सालों बाद अपनी जान दे दी और उन्हें पुलिस प्रशासन अदालतों के चक्कर काटने पड़े, महीनों जेल में रहना पड़ा और आखिर में 50 लाख रुपए से ज्यादा राशि चुकाकर पूरे केस का सेटलमेंट हो सका। आजमगढ़ का निवासी हूँ। मैंने मार्च 2018 में अपने लड़के की शादी भदोई की एक लड़की से कर दी। शादी के कुछ दिन बाद ही घर में कलह शुरू हो गई और लगभग 6 महीने में ही बहू ने अपना किचन अलग कर लिया। लड़के का अपना लंबा चौड़ा कारोबार था। उस व्यापार में बहू उठने बैठने लगी और दिनों दिन उसका हस्तक्षेप बढ़ता रहा। इस बीच जुलाई 2019 में बहू को एक लड़का हुआ। फिर मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा और अप्रैल 2020 में लड़के से किसी मामूली सी बात पर बहस और झगड़ा करके बहू ने अपनी जान दे दी। हाल ही में सुबह 6 बजे मैंने सूचना दी कि ऐसी घटना हमारे यहाँ हो गई है। इसके बावजूद उसी दिन शाम तक हम सबके खिलाफ लड़की पक्ष द्वारा दहेज हत्या का मुकदमा लिखा दिया गया। उसके बाद हम सभी लोग जेल चले गए। मैं, मेरी पत्नी तथा लड़का। जैसा कि ऐसे मुकदमों में होता रहा है, मामले को लड़की पक्ष के लोगों ने और बाकी कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने इस मामले को पूरा फर्जी तरीके से बना करके फेसबुक पर खूब जम के प्रचारित किया। बाद में लड़की पक्ष ने अदालत में अपने FIR वाले बयान को गलत बताया और 14 महीने टोटल लग गए जेल से निकलने में। लड़के का बढ़िया चलता हुआ व्यापार शून्य हो गया, जिसकी वजह से बैंकों का कर्ज खड़ा हो गया सर पर। इसके अलावा हरियाणा से हमारे एक यूजर ने भी हमें ईमेल लिखा और कहा कि उनकी दहेज के झूठे मुकदमे की वजह से जिंदगी बर्बाद हो गई उनकी, और इस केस के बाद पुलिस और न्यायिक प्रणाली ने उन्हें प्रताड़ित किया, ऐसे भी इल्जाम उन्होंने लगाए हैं। आप ध्यान देंगे कि इन सारे मुकदमों का केंद्रीय बिंदु एक है, विवाहित स्त्री से दहेज मांगना और न मिलने पर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना। तो पहले जानते हैं कि कानून क्या कहता है और सबसे पहले दहेज से जुड़े कानून की बात करते हैं। कानून का नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। यह कानून भारत में दहेज प्रथा को पूरी तरह से खत्म करने के उद्देश्य से लाया गया था। कानून के जरिए दहेज के लेन देन को आपराधिक बना दिया गया था, यानी क्राइम कर दिया गया था इसको। बाद में अलग अलग अदालतों ने इस कानून के प्रावधानों की और भी व्याख्याएं की थी। कैसे? ग्राफिक्स देखते हैं। इस कानून की धारा 2 में दहेज को परिभाषित किया गया। दहेज ये शादी के दौरान एक पक्ष की तरफ से दूसरे पक्ष को दी गई किसी भी तरह की संपत्ति है और यह संपत्ति किसी भी तरह की हो सकती है, कैश, ज्वेलरी, जमीन, मकान, बैंक में पैसे ट्रांसफर इत्यादि। साल 2002 के श्रीनिवासुलु बनाम आंध्र प्रदेश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी के दौरान 2 पक्षों में किसी भी तरह का आर्थिक आदान प्रदान दहेज कहा जाएगा। इस कानून की धारा 3 में दहेज को लेकर सजा का प्रावधान दिया गया है। धारा कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो दहेज ले रहा है या दे रहा है या फिर इस प्रक्रिया में भागीदार है वो अपराधी होगा। दोषी पाए गए व्यक्ति को कम से कम 5 साल कैद की सजा हो सकती है, साथ ही 15,000 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है या फिर दोनों ही सजाएं एक साथ हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साल 1997 में श्याम लाल बनाम हरियाणा के मामले में कहा था कि इस कानून की धारा 3 के तहत किया गया अपराध गैर जमानती है। इस कानून की धारा 4 यानी दहेज मांगने के बारे में है जो
वीडियो, उसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर दहेज मांगता है तो उसे दोषी माना जाएगा। दोषी को 6 महीने की जेल हो सकती है, 5,000 तक का जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों ही सजाएं हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के पवन कुमार बनाम हरियाणा मामले में भी यह साफ किया था कि अगर दहेज की मांग सीधे सीधे नहीं की जाती है, किन्हीं और तरीकों से ऐसा किया जाता है, तो भी यह अपराध माना जाएगा। इस कानून की धारा 8A कहती है कि आरोप लगने के बाद आरोपी को खुद को निर्दोष साबित करना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर एक बार आरोप लगाने वाला पक्ष इस बात को साबित करने में कामयाब हो जाता है कि शादी के दौरान दहेज का आदान प्रदान हुआ था, इसकी मांग हुई, तो आरोपी को खुद को निर्दोष साबित करना पड़ेगा। इसी संशोधन में प्रावधान किया गया कि शादी के दौरान दूल्हे और दुल्हन को मिले गिफ्ट्स की लिस्ट बनानी होगी। साथ ही साथ यह भी दर्ज करना होगा कि जिन लोगों ने उन्हें ये तोहफे दिए, गिफ्ट दिए, उनके रिश्ते उनसे क्या थे। इस लिस्ट में उनको अपने सामने उनको हस्ताक्षर करने होंगे। हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं है तो अंगूठे का भी निशान लगाना पड़ेगा। बाद में इस कानून में और भी संशोधन हुए। दहेज की परिभाषा में वो आर्थिक लेन देन भी शामिल किए गए जो शादी के बहुत पहले या बहुत बाद में हुए हों। इस कानून को घरेलू हिंसा के प्रावधानों से भी जोड़ा गया। पहले के मुकाबले कहीं अधिक कानूनी स्तरों पर महिलाओं को सुरक्षा देने के प्रावधान हुए, यानी किसी भी रूप में दहेज लेना या देना या मांगना दोनों ही अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया। इस सख्त कानून की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि देश में दहेज वास्ते महिलाओं की हत्या की जा रही थी। प्रताड़ित तो किया ही जा रहा था, हत्या भी की जा रही थी। खबरें आ रही थी कि ससुराल की दहेज की डिमांड पूरी न होने पर नवब्याहताओं को जिंदा जला दिया गया था। तो तमाम ऐसी महिलाओं को सुरक्षा देने की नीयत से ये कानून देश में लाए गए थे। ऐसे में जब भी दहेज मांगा गया, उसके साथ महिलाओं को यह अधिकार मिले कि वो अपने पति और पति के घर वालों पर मुकदमा दर्ज करा सके। लेकिन अब अतुल और अन्य केस सामने आ रहे हैं, जैसे कुछ केस हमने डिस्कस किए। यहाँ लोग ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। लेकिन क्या हम ये कह रहे हैं कि ये सारे केस झूठे हैं? नहीं, देश में अभी भी दहेज वास्ते प्रताड़नाएं हो रही हैं, ऐसी खबरें सुनाई देती हैं और हिंसा का स्तर हत्याओं तक भी जाता है। लेकिन इन्हीं केसों में अतुल थे जिन्होंने एक लंबा वक्त लेकर एक नोट लिखा, एक वीडियो बनाया और मौत को गले लगाया। यानी संभावना है कि तमाम केसों का एक हिस्सा सही है और एक हिस्सा गलत है। लेकिन ऐसे केसों को कितनी बड़ी संख्या है हमारे देश में ऐसे केसों की। असली और नकली के खांचे में कितने केस बैठते हैं, हमने वकीलों से पूछा। सुनिए उन्होंने क्या बताया। हिंदुस्तान की सभी अदालतों में करीबन 4.5 करोड़ के आसपास केसेस पेंडिंग हैं, ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है किसी भी जुडिशियल सिस्टम के लिए, किसी भी कंट्री के लिए। तो ये दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर अस। कितने समय तक पेंडिंग रहते हैं केसेस, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज बहुत केसेस हैं जो डेकेड्स तक पेंडिंग रहते हैं। नॉर्मली जिस तरह के केसेस होते हैं, होना चाहिए कि कुछ महीनों में, कुछ मैक्सिमम 1 साल में ये केसेस डिसाइड हो जाएं। हमने देखा है कि सालों साल ये मुकदमे कई बारी चलते हैं और उसके रीजन काफी हो सकते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में स्पेसिफिकली जो सबसे बड़ा रीजन है वो है लेस नंबर ऑफ जजेस। हमारी कंट्री में हर 10 लाख लोगों के लिए एक 20 जजेस या 22 जजेस का जो आंकड़ा है वो निकल के आता है। इसके बाद अब बात करते हैं एक और कानूनी पेज की। आईपीसी की धारा 498A या भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 का जिक्र करते हैं। यह धारा निर्दिष्ट करती है कि महिलाओं के खिलाफ उनके पति या पति के परिवारजन अगर घरेलू हिंसा या उत्पीड़न करते हैं तो यह अपराध है। यानी कानून का यह हिस्सा घरेलू हिंसा को अपराध की श्रेणी में डालता है। पहला दहेज था, अब यह हिंसा की बात हो रही है और यह भी है इन तमाम केसों का एक और फोकस पॉइंट। यह कानून इसलिए बनाया गया था कि अगर किसी भी वजह से वैवाहिक जीवन में किसी महिला को किसी भी किस्म की हिंसा का सामना अपने ससुराल में करना पड़ता है तो महिला के पास कानूनी अधिकार हो और इसे बंद दरवाजे या घर की बात कहकर टाला न जा सके। लेकिन इस कानून पर पुनर्विचार करने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने ही खोला है। 10 दिसंबर 2024 एक केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा था कि आईपीसी की धारा 498A का गलत इस्तेमाल करने की मानसिकता तेजी से बढ़ रही है। इसके लिए शादी से जुड़े विवादों में महिला और उनके परिवार के लोग निराधार आरोप लगाते हैं। ऐसे मामलों में अगर जांच नहीं होती तो कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग होता है। केस था तेलंगाना का। एक पति ने डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया था, जिसके बाद पत्नी की ओर से पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज किया गया। धारा लगी 498A।
इस केस की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी। इस केस की सुनवाई के समय बेंच ने और क्या टिप्पणी की, कहा कि हम एक पल के लिए भी ये नहीं कह रहे हैं कि कोई भी महिला जिसके साथ क्रूरता हुई है वो शांत रहे या शिकायत न करे, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है, लेकिन हमें ऐसे मामलों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जिसमें पहले जब पति की ओर से डाइवोर्स की मांग की जाए और उसके बाद उसके जवाब में पत्नी पक्ष की ओर से आईपीसी की धारा 498A के तहत केस दर्ज कराया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी पक्ष की ओर से दायर किया गया मामला व्यक्तिगत दुश्मनी और शिकायतों को निपटाने के लिए था, या पत्नी पक्ष उन प्रावधानों का दुरुपयोग कर रहा है जो मूल रूप से उन्हें संरक्षण देने के लिए बनाए गए थे। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी द्वारा दायर किए गए मुकदमों को खारिज भी कर दिया। ऐसे मौके पर हम सुनते हैं सीनियर एडवोकेट विकास पाहवा को, जो 498 के इस्तेमाल पर और प्रकाश डाल रहे हैं। Seen how 498A has been misused by our own people, legal fraternity, the police machinery, the disgruntled ladies, those who have filed all these cases. I have seen it from my own eyes in the last three decades. But this incident has actually triggered the controversy and has brought the issue before everybody in the country. ये कहना बेहद जरूरी है कि भले ही 498 में फर्जी केसेस सामने आ रहे हों, उससे कहीं ज्यादा मामले जेन्युइन या असली हैं देश में, ये भी सच है। हमने पहले भी ऐसा कहा। इसके मद्देनजर ही 2005 में संसद ने घरेलू हिंसा से जुड़ा हुआ महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पारित किया था। यह कानून 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। यह कानून महिलाओं को घरेलू हिंसा के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। इसके तहत शारीरिक, मानसिक, यौन, आर्थिक और मौखिक शोषण को घरेलू हिंसा माना जाता है। पीड़ित महिलाएं घरेलू संबंधों में अपने पार्टनर या परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती हैं। इन सभी कानूनों के अलावा भारत में मेंटेनेंस पर एक अलग कानून है। मेंटेनेंस या भरण पोषण का प्रावधान उन व्यक्तियों की आर्थिक सहायता के लिए किया जाता है जो खुद का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। भारतीय कानून में यह प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 यानी हिंदू मैरिज एक्ट और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023, जो पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC हुआ करती थी, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 और धारा 25 पति पत्नी दोनों को विवाह के दौरान या तलाक के बाद भरण पोषण की मांग करने का अधिकार देती है, दोनों को, पति को भी और पत्नी को भी। वहीं दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 125 किसी भी धर्म की पत्नी, नाबालिग बच्चों और असहाय माता पिता को भरण पोषण का अधिकार मांगने का अधिकार देती है। अगर वो खुद की आजीविका चलाने में असमर्थ हैं तो ये अधिकार मिलता है। बता दें कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी CRPC की धारा 125 के तहत अपने अधिकारों के लिए मजिस्ट्रेट के पास जा सकती हैं। यानी हिंदू मैरिज एक्ट और CRPC में दिए गए मेंटेनेंस प्रावधानों में ये फर्क है कि हिंदू मैरिज एक्ट में पति या पत्नी में से कोई भी मेंटेनेंस मांग सकता है, जबकि CRPC महिला बच्चे के लिए ही ये प्रावधान रखता है। यानी जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, अब ब्रॉड पिक्चर की देखते हैं, यानी जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं वो एक समय महिलाओं के अधिकारों की रक्षा वास्ते डिजाइन किया गया था। महिलाओं को अधिकार मिले कि वो पुरुष प्रधान समाज में न्याय का समान अवसर पा सकें, लेकिन अब अदालतें चिंता जाहिर कर रही हैं। वकीलों को भी सुना आपने, अदालतों को भी सुना कि इसका दुरुपयोग रोका जाना चाहिए। सिस्टम के इस डिजाइन को समझने के लिए हमने कुछ एक्सपर्ट्स का रुख किया। सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया। वुमेन सेंट्रिक लॉज है हमारे पास। हर लॉ का, इट्स नॉट अबाउट द वुमेन, इट्स हर लॉ का कहीं ना कहीं उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसका सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। लेकिन आज की डेट में स्पेसिफिकली ये कहा जा रहा है कि महिलाओं के जो अधिकार वाले कानून हैं उनके ऊपर एक चिंता व्यक्त की जा रही है। मेरा इसमें ये कहना है कि सिस्टम के पास बहुत सारी चीजें हैं जिससे उसका दुरुपयोग वो चेक कर सकती है। जस्ट बिकॉज 1 सिंगल इंस्टांस और 10 सिंगल इंस्टांसेस हमें ये नहीं बताते हैं कि कोई लॉ सही है या गलत है। अगर कोई चीज गलत है तो उसका भी इस सिस्टम में एक करेक्शन दे रखा है। अगर कोई गलत कंप्लेंट जाती है, पुलिस के पास पूरी पावर्स होती हैं कि उसके अगेंस्ट, अगर सपोज कोई महिला अगर गलत किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट कर रही है तो पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है, और अगर उसको लगता है कि ये गलत है तो इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लोजर रिपोर्ट डाल सकती है। कह देना कि पूरे ही सिस्टम को एक क्वेश्चनेबल उसमें ला देना इज नॉट द करेक्ट अप्रोच टू माय अंडरस्टैंडिंग। दिस इज माय पर्सनल व्यू।
लेकिन अब रास्ता क्या है? केसेस हैं, केसों का निवारण होगा, सुनवाई होगी, जुडिशियल रिव्यू भी होगा, अदालतों और प्रशासनिक इकाइयों के काम पर एक उचित नजर बनाई रखी जाएगी। लेकिन नियम कानूनों वास्ते क्या किया जाना चाहिए? क्या हो कि ऐसी नौबत ही ना आए कि किसी जज पर उंगली उठाई जाए, किसी जज पर इल्जाम लगाना पड़े, किसी अतुल को अपने बेटे से जुदा ना होना पड़े, किसी भी स्थिति में अपनी जान न देनी पड़े। क्या प्रयास किए जाएं? सुनते हैं जानकारों से। बहुत ज़्यादा मिसयूज पिछले कुछ सालों में देखा गया है लॉज का, और इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट हैज़ गॉन टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि ये लीगल टेररिज्म है, वेपनाइज किया जा रहा है कानूनों को। जो कानून बनाए गए थे जेन्युइन इंस्टेंसेस के लिए, जहां पर सही में प्रताड़ना होती थी दहेज के लिए या किसी और रीजन की वजह से एक महिला के साथ, उन कानूनों का काफ़ी दुरुपयोग हो रहा है। एक ही चीज़ जो है उसके लिए मल्टीपल मुकदमे डाले जा सकते हैं हिंदुस्तान में, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मेंटेनेंस की एक एप्लीकेशन एक वाइफ लगाना चाहती है हस्बैंड के अगेंस्ट कि हमें मेंटेनेंस मिलना चाहिए, एलिमनी मिलना चाहिए, आई डू नॉट हैव द मीन्स टू मेंटेन माई सेल्फ, तो वो भी 5 लॉज में, 4 लॉज में उसका प्रावधान है। तो एक एप्लीकेशन लग जाएगी ट्रायल कोर्ट के सामने, एक हाई कोर्ट के सामने, एक फैमिली कोर्ट के सामने, और सभी कोर्ट्स के पास पावर है उस इशू को डिसाइड करने की और मेंटेनेंस देने की। और कई बार ऐसा होता है कि एक केस में मेंटेनेंस बन जाती है तो फिर भी दूसरा चलता रहता है, और दूसरी कोर्ट एक इंडिपेंडेंट व्यू ले लेती है उस मेंटेनेंस के इशू पे। फॉर एग्जांपल, एक कोर्ट डिसाइड करती है कि 50,000 पर मंथ मेंटेनेंस होना चाहिए इनके फाइनेंशियल पोजीशन और सारी चीजों को देखते हुए। कोई और कोर्ट है उसी केस में, उसी कपल के कॉन्टेक्स्ट में वो व्यू लेती है कि 1 लाख उसके अंदर होना चाहिए मेंटेनेंस। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, और कई बार ये डिसीजंस जो होते हैं वो म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। एक डिसीजन कुछ कहता है, दूसरा डिसीजन कुछ और कहता है, फिर उन दोनों डिसीजंस को रेकंसाइल करने के लिए पार्टीज को अपील फाइल करनी पड़ती है। दैट फर्दर एड्स टू द बर्डन ऑफ द कोर्ट्स, सो दैट इज आल्सो अ बिग चैलेंज। अब बात अदालतों की हो चली है तो हम कुछ और केसेस का जिक्र करते हैं। कुछ केसेस वैसे हैं जो अक्सर सोशल मीडिया पे वायरल हुआ करते हैं। कुछ केसेस अभी 1-आध महीने पहले आए थे जहां पे एक पत्नी ने अपने पति से कुछ लाख रुपए मंथली मेंटेनेंस की मांग की थी, जिस पर जज ने कहा था कि अगर आप इतनी मेंटेनेंस की मांग रखती हैं तो आपको खुद कमाना चाहिए। इसके पहले भी कुछ केसेस आए थे जहां पे अदालत ने ये नज़ीर साबित की थी, नज़ीर पेश की थी कि अगर एक अप्राकृतिक किस्म की डिमांड आती है मेंटेनेंस वगैरह को लेकर तो उसके लिए सही न्यायिक हस्तक्षेप किया जाए। इसके अलावा बहस का एक और सिरा है। कई सारे लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि कई बार निचली अदालतों में जो सेशंस कोर्ट्स हैं, फैमिली कोर्ट्स हैं, वहाँ पर जब 2 लोग मुकदमा लड़ने पहुँचे, फैमिली कोर्ट में पति पत्नी पहुँचे या दीवानी या फौजदारी का मुकदमा हुआ, 2 संस्थाएं पहुँची, 2 परिवार पहुँचे, तो वो सीधे कोर्ट रूम में लड़ते तो हैं नहीं, उन्हें वकीलों द्वारा रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है जज के सामने और वकील उनका मुकदमा लड़ते हैं। तो कई सारे सीनियर वकीलों ने हमसे कहा कि वकीलों को इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर सेशंस कोर्ट के वकीलों को, कि ये मुकदमे बेपटरी न हों, इन्हें गलत तरीके से ड्रैग न किया जाए, दोनों पार्टियाँ एक दूसरे पर गलत किस्म के इल्ज़ाम न लगाएं, मुकदमे को लंबा न खींचा जाए। इस पर ज़्यादा ध्यान वकीलों को भी देना पड़ेगा, क्योंकि सारे मुवक्किल अपने वकीलों से सलाह मशविरा, उनसे राय मशविरा करने के बाद ही अदालतों में अपनी दलीलें सामने रखते हैं। उम्मीद है कि हम सीख लेंगे और अपनी न्याय प्रणाली को और रोबस्ट बनाएंगे। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, देखते रहिएगा ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।